हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की यह वीडियो स्पेशल खास होने वाली है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का जो दौर है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी का भी दौर है। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हार्ड वर्क करता है, उसे स्मार्ट रूप से प्रस्तुत करता है, वो अपने जीवन में चाहे कोई भी उसकी परीक्षा हो या जीवन हो, वो सफलता ज़रूर हासिल करता है। क्योंकि हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जो विद्यार्थी वर्ष भर मेहनत करता है और एग्ज़ाम में उसे मात्र 3 घंटे ही लिखना होता है, और जो 3 घंटे में जो लिखता है फाइनल एग्ज़ाम में, एनुअल पेपर में जो लिखता है, वो पेपर 3 मिनट से भी कम समय, 3 मिनट या इससे भी कम समय में उसका मूल्यांकन होता है। मतलब उसे चेक किया जाता है। बहुत से विद्यार्थी पूरे वर्ष भर अपने प्रश्नों को याद करने में या उन्हें रट्टाफिकेशन में ही ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि फाइनल अंतिम समय में कोई ऐसी सुप्रीम पावर आएगी कि हम अच्छे अंक लेकर पास हो जाएंगे। वे भूल जाते हैं कि सुप्रीम पावर तो उन्हें ही मिलती है जो वर्ष भर तपस्या करता है। मेरा तपस्या से मतलब है अनुशासन में रहकर और पूरी अपनी त्याग भावना के साथ स्टडी करता है। तो हम सब जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। कहा भी गया है, कहावत भी सुनी हमने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी परफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में नियमित अनुशासन में रहकर ही कार्य करने होते हैं। मुझे अपने अध्यापन का जो समय हुआ, लगभग 12 वर्ष से अधिक का समय मुझे बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाते हुए हुआ, और लगभग मुझे लगता है कि 50,000 से भी ज़्यादा मैं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर चुका हूँ। अगर वो हाउस टेस्ट हों, चाहे असाइनमेंट हों, चाहे एनुअल एग्ज़ाम हो बच्चों के, उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ हों। मैं हमेशा सोचता था कि जो बेस्ट पेपर होता था जब मैं मूल्यांकन करता था, कि किस तरह से बच्चों तक ये पहुंचाया जाए कि इस तरह से आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल रहता है कि हम किसी का पेपर ओपन करके या उठा के बच्चों के बीच में क्लास में नहीं जा सकते। तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे बात करते हैं। जो हमारे कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं या कुछ एक बिंदु रहते हैं, कुछ एक विधियाँ रहती हैं, टेक्निक्स रहती हैं, जिनको हर विद्यार्थी अगर अपने पेपर में या जीवन में अपनाएगा तो वो डेफिनेट अपने जीवन में सफलता हासिल करेगा। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ड्राफ्टिंग का है। हम में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या चीज़ होती है। वैसे ये शब्द कार्यालय में प्रयुक्त होता है, जो हमारे सरकारी कार्यालय है वहाँ पे ऑफिस में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ड्राफ्टिंग। मतलब किसी भी लेटर की ड्राफ्टिंग तैयार करना, किसी पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, कच्चा मसौदा तैयार करना। लेकिन ये उसी रूप में अगर हम विद्यार्थियों के संदर्भ में लें तो ड्राफ्टिंग 2 तरह की रहती है। एक रफ़ ड्राफ्टिंग होती है और दूसरी फाइनल ड्राफ्टिंग होती है। रफ़ ड्राफ्टिंग को बच्चे ये समझें कि एग्ज़ाम से पहले वो जब किसी प्रश्न को तैयार करते हैं, मीन्स याद करते हैं, याद करने के बाद वो अपनी रफ कॉपी में लिखते हैं, तो वहाँ पे वो किस तरीके से उसको लिख रहे हैं, उसमें किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, किन चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे हैं, किन चीज़ों का वहाँ पे वो डायग्राम बना रहे हैं, कहाँ पे स्केच का इस्तेमाल हो रहा है, हेडिंग को कैसे लिखा जा रहा है, क्या उसकी भूमिका उसकी बांधी गई है, उसका प्रश्न का कंक्लूज़न लिखा गया है, चीज़ों को क्रमानुसार लिखा गया है, उदाहरण से बात को स्पष्ट किया गया है, या छोटे छोटे पैराग्राफ में वो लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। मतलब पूरे पेपर में साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, डेकोरेशन को लेकर सारी चीज़ें। तो मैं ये सारी चीज़ें हैंड राइटिंग से लेके ये ड्राफ्टिंग में ही लेता हूँ। इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट जो है ड्राफ्टिंग को यहाँ पे लिखा है। ड्राफ्टिंग, जैसे कि आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वो होता है हमारा एग्ज़ाम में। जो फाइनल एग्ज़ाम में हम किसी प्रश्न के उत्तर को अंतिम रूप देते हैं और अंतिम रूप से उसको लिखते हैं, वो फाइनल ड्राफ्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो उसका रफ़ ड्राफ्टिंग है वो एग्ज़ाम से पहले
जो हम प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, कि अगर ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाए तो मैं किस तरह से इसको लिखूँगी। तो बच्चों को ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वो एग्ज़ाम में लिखते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो मूल्यांकन करने वाला, जो उसकी आंसर शीट को चेक करने वाला टीचर है, वो उस टीचर से क्या पढ़ाए, वो क्या पढ़ाना चाहेगा अपनी आंसर शीट से। क्योंकि वो 3 घंटे का जो पेपर है वो 3 मिनट में वो आंसर शीट चेक हो रही है। इवन मैं कहूँ 3 मिनट से भी कम समय में टीचर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। बार बार टीचर या आम लोगों को भी आपने कभी ना कभी बात करते हुए सुना होगा कि भाई पेपर में जो आप लिखें उसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से करें, तो वो है ड्राफ्टिंग। दूसरा है आपका हैंड राइटिंग, है ना। सुलेख पे ध्यान दें। सुलेख का भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में उपलब्ध हैं, आप लोग देखें कि हैंड राइटिंग कैसे बनती है, कैसे। कैलीग्राफी अलग चीज़ है, कैलीग्राफी का पेन भी अलग मार्केट में उपलब्ध होते हैं, लेकिन सुलेख मीन्स हैंड राइटिंग। सुलेख का आप ध्यान रखें, जो लाइन होती है हमारी आंसर शीट की जो लाइन होती है, कम से कम उस लाइन का 50% तो हमें लिखना ही चाहिए। क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें तो कई बार पेपर चेक करने वाला टेबल पे पेपर है, वो ऊपर से देख रहा है, तो थोड़ी दूरी भी, उचित दूरी से वो दिख जाए, वहाँ पे क्लियर दिखे। वो ऐसा ना हो कि उसको पेपर उठा के अपनी स्पेक्स के पास पहुंचानी पड़े या आइज़ के पास पहुंचा के देखना पड़े क्या लिखा है। कई बार बहुत सारे विद्यार्थी छोटा छोटा लिखते हैं, और जो दो शब्दों के बीच का जो गैप है अंतराल है, अंतर है, वो भी एक सीक्वेंस में अच्छा होना चाहिए, तभी वो मतलब हैंड राइटिंग अच्छी मानी जाती है। और एग्ज़ाम जो शीट होती है हमारी, उसके दोनों तरफ कम से कम 1-1 इंच की लाइन ज़रूर अवश्य बच्चा खींचें। अपने साथ जो भी उपकरण हैं, जैसे पेन, पेंसिल, स्केल, रबड़, इस तरह की चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं। घर से इन चीज़ों की एक सूची बना के या पूरा एक खाका तैयार करके जाएं कि मुझे ये एग्ज़ाम हॉल में ले जाने हैं, है ना। तो ये था आपका हैंड राइटिंग को लेके कि बिल्कुल हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तीसरा जो पॉइंट लिखा है वो है साफ़ सफाई और सजावट का विशेष ध्यान रखें। भाई बार बार बात आ रही है हैंड राइटिंग, है ना। साफ़ सफाई का मतलब, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, हाँ, इंग्लिश का पेपर होता है या हिंदी का पेपर होता है, कुछ वर्तनियाँ, है ना, कुछ शब्द वो गलत लिख लेते हैं, स्पेलिंग गलत लिख लेते हैं, फिर उनको याद आती है नहीं ये इसकी स्पेलिंग है। कुछ बच्चे तो चतुर होते हैं, वे उस गलत शब्द को ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि पेपर चेक करने वाले का ध्यान उस पर ना जाए। लेकिन कुछ उसको ऐसे 2-4 बार आगे पीछे करके उसको गलत करते हैं, कट करते हैं उस चीज़ को कि ये गलत है, और उसके अगली साइड उसको सही करने की कोशिश करते हैं, साफ लिखते हैं। जब पेपर चेक होता है तो एकदम से ध्यान टीचर्स का उसी चीज़ पे जाता है कि ये पूरी शीट में वो बहुत भद्दा लगती है वो चीज़। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कट करके किसी चीज़ को ना लिखें। अगर गलती से कोई चीज़ कट भी हो जाती है, गलत भी लिख लेते हो, तो उसको सिंपल एक लाइन में कट करें या ब्रैकेट में रखें उस चीज़ को, ताकि पेपर चेक करने वाले का ध्यान वहाँ पे आकर्षित ना हो। तो ये था। हाँ, डेकोरेशन का भी ध्यान रखें आप लोग। डेकोरेशन का मतलब होता है पेपर को अच्छे से सजाएं, क्योंकि सजाने का मतलब भी ये है कि उसमें आप स्केच का इस्तेमाल भी करें, हाइलाइटर का प्रयोग भी करें, डायग्राम भी बनाएं, वो किसी क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन लिखें, कंक्लूज़न लिखें, वो सारी चीज़ें हम उसी में लेते हैं कि आप पेपर को कैसे डेकोरेट कर रहे हो। क्योंकि सुंदरता तो हम सब जानते हैं कि सबको अच्छी लगती है ना। सुंदरता की ओर हर व्यक्ति आकर्षित होता ही होता है, ना चाहते हुए भी वो चीज़ उसको आकर्षित करती है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा पेपर कितना सुंदर है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पेन, पेंसिल, स्केल और रबड़ का उचित प्रयोग। ये भी मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि पेन भी मार्केट में कई तरह के उपलब्ध हैं। बहुत महंगे महंगे पेन हैं, 100 रुपये से लेकर 1000, 2000, 5000 तक। इतने बच्चे इतना एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं इतने महंगे पेन। वो मुझे लगता है जेटर, सेलो को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस तरह के पेन भी आप लिखें। पेन आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्ष भर बॉल पेन से लिखते हैं, सेलो से लिखते हैं, और एग्ज़ाम में सोचते हैं कि हम जेल पेन से लिखेंगे और हमारी हैंडराइटिंग सुंदर बनेगी। ऐसा ना करें। जिस पेन से आपको लिखने के हैबिचुअल हैं, आप आदी हैं या आदत है आपको जिस पेन से लिखने की, जो आप वर्ष भर लिखते हो जिस पेन से, उसी पेन से लिखने की कोशिश करें। एक ही पेन अपने जीवन में अपनाएं तो ज़्यादा बेटर है। पेंसिल मैंने इसलिए लिखा था, कुछ डायग्राम बनाए जाते हैं तो पेंसिल भी विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इरेज़र है, पेंसिल है, इनका शार्पनर है, स्केल लाइन खींचने के काम आता है एग्ज़ाम में, डायग्राम बनाने के। मैं इसके बाद दिखाऊंगा आपको कि पेपर कैसे सॉल्व करें, आप सॉल्व करें। कुछ बच्चों के पेपर हैं मेरे पास जो हाउस टेस्ट के हैं, जो बेस्ट पेपर हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और साथ में मैंने भी एक प्रश्न इसमें लिखा है, अभी बताऊंगा आपको कि उसमें आप किस तरह से कर सकते हो, अटैम्प्ट कैसे करना है, बड़े क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं और छोटे क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं।
तो स्केच और हाइलाइटर का प्रयोग भी करें। वही जो हेडिंग होती हैं हमारी हेडिंग्स, स्केच से लिखें आप। स्केच भी आप ब्लू या ब्लैक का ही इस्तेमाल करें, रंग बिरंगे चटक कलरों का प्रयोग ना करें कि जिससे भद्दा ही बन जाए। और जो आप हाइलाइटर है, हाइलाइटर भी बहुत तरह के मार्केट में आते हैं। हाइलाइट भी सोवर से कलर से किया जाए, कुछ येलोइश टाइप में होते हैं या कुछ ग्रीनिश जैसा होता है एक, उसका ही प्रयोग करें। ज़्यादा चटक हाइलाइटर का प्रयोग ना करें और एक शीट में, एक पेज में कम से कम एक दो जगह ही हाइलाइटर का प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि आप हर पंक्ति में ही हाइलाइटर लगा रहे हैं या हर पंक्ति को ही आप अंडरलाइन कर रहे हैं या स्केच से है ना वो लिख रहे हैं। अंडरलाइन भी करना होता है बहुत सारी चीज़ों को। तो वही चीज़ है पेपर की डेकोरेशन, पेपर की सजावट, उसी को लेके मैं बात कर रहा था। हाँ, डायग्राम भी बनाएं। बहुत सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं कि वर्गीकरण कीजिए, है ना, क्षेत्रों के बारे में लिखें, इसके विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन करें या विशेषताएं बताएं, महत्व बताएं, उद्देश्य बताएं, समस्या बताएं। तो तब आप वहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। और डायग्राम कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, वो मैं इसी वीडियो में आपको मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, आगे दिखाऊंगा। उसके बाद है जो आपको बड़े प्रश्न आते हैं, जो हम मान के चलते हैं कि 5 अंकों का है, 8 अंकों का है, 10 अंकों का है, 15 अंकों का है। एमए लेवल में 20-20 अंकों के भी क्वेश्चन आते हैं। तो भाई भूमिका जो हमारी इंट्रोडक्शन होती है वो ज़रूर लिखें। और इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है उसके साथ ही नीचे मतलब जिसमें हमारी अर्थ परिभाषा एट्सेट्रा रहती है, उसके बाद ही आपका डायग्राम आता है। उसके बाद डायग्राम में जो आपने हेडिंग बताई होती है उसके बाद एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन किया जाता है और लास्ट में इसका कंक्लूजन आता है। वो निष्कर्ष भी ज़रूर लिखें, क्योंकि निष्कर्ष हमेशा पेपर में चेक किया जाता है बड़े प्रश्न का कि बच्चे ने क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे किया है। हाँ, एक बात और है इसमें लिखा हुआ मैंने, क्रमानुसार ही हल करें। जो प्रश्न पत्र है आपका वो आप क्रमानुसार ही हल करें। बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे टीचर्स अपनी अपनी अवधारणा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आपको अच्छे तरीके से आता है उसको सबसे पहले करें। वो मुझे लगता है कि वो दौर अब नहीं रहा है, क्योंकि जब टीचर पेपर चेक करता है तो उसे मालूम होती है ये चीज़ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इतने मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, या फर्स्ट जो सेक्शन है वो इतने भागों में डिवाइडेड है और जो उसके सब पार्ट्स हैं वो भी कितने कितने अंकों के हैं। तो उसका एक माइंड सेटअप होता है। अगर सपोज़ करो आपको 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं और आप 14वां क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हो, या 8th क्वेश्चन कर रहे हो आप, या 11th क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो टीचर्स का थोड़ा सा ये रहता है कि जो उसका एक सेटअप माइंड सेट तैयार हुआ होता है कि मैं फर्स्ट से ही टक 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 करके ऐसे चेक करूँगा, तो वो थोड़ा सा उसमें रुकावट आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रमानुसार ही हम कोशिश करें कि क्रमानुसार ही करें, और जो एक एक अंक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कट के ना लिखें, क्योंकि वो साफ हिदायत दी होती है एग्ज़ाम में। पेपर इवेलुएट करने वाले टीचर्स को भी मालूम होता है कि जब आप कट करके लिखते हो तो उसके मार्क्स आपको, कुछ टीचर्स तो हाफ दे देते हैं, फुल तो कभी नहीं मिलते, लेकिन कुछ टीचर्स ज़ीरो उसके लगा लेते हैं, तो वो उसका भी ध्यान रखें। एक अंकों के क्वेश्चन जो 1 शब्दों में या 3 शब्दों में लिखने होते हैं वो आप कट करके ना लिखें। हाँ, एक चीज़ और लिखी है मैंने, जो 9वां आपको पॉइंट दिख रहा है, अनावश्यक ना लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बहुत बार पेपर में फालतू का बहुत सारा लिखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जो आप लिखते हो 40 शीटें 30 शीटें जो भी आप लिखते हो उस सबको पढ़ने का एक टीचर्स के पास समय नहीं रहता। एक आइडिया सा टीचर लेता है, बीच बीच में थोड़ा सा पढ़ लेता है किसी क्वेश्चंस को। हालांकि इवन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वही अट्रैक्ट करता है टीचर्स को कि आप कितने मार्क्स ले रहे हो। उसी से आपकी जो ड्राफ्टिंग है, जो पूरी डेकोरेशन है एग्ज़ाम की, वो वहाँ पर ही पता चलता है कि आप, टीचर्स को पता चलता है कि पेपर कैसा है। तो वहाँ पे ये चीज़ फालतू का पहले क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी ना लिखें, क्योंकि वहीं से आपका इंप्रेशन टीचर्स पर पड़ता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वहाँ पे कट करके ना लिखें, या गलत ना लिखें, या फालतू का ना लिखें। जितना पूछा गया है उतना ही लिखें। बहुत बार 1 अंक के लिए भी कुछ बच्चे 3-3 लाइनें लिखते हैं, 2-2 लाइनें लिखते हैं, जबकि 1 अंक का क्वेश्चन के लिए जब आपको मालूम है कि ये 3 शब्दों में भी कंप्लीट हो सकता है या 1 शब्द में ही ये ख़त्म हो सकता है, तो वही लिखें। और प्रश्नों को ना लिखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न भी लिखते हैं, 1 अंक के लिए भी लिखते हैं। सपोज़ करो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी, तो उत्तर पूरा लिखते हैं भारत की राजधानी 1911 में दिल्ली बनाई गई। तो आप उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1911 से भी काम चल सकता था। तो ऐसा ध्यान दें इस चीज़ को। फिर है आपकी टाइम मैनेजमेंट, उदाहरण से बात स्पष्ट करें। बहुत बार आप टिपिकल लैंग्वेज में लिखते हो, जो आपके पास गाइड होती है, आपको लगता है कि वही सबसे अच्छी है, टीचर क्लास में जो आता है पढ़ाता है वो गलत है।
गूगल गुरु को आप बेस्ट मानते हो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि गूगल में जो चीज़ें डाली गई है, उस प्रश्न का उत्तर डाला गया, वो किसने डाला है। या जो गाइड जिसको आप सर्वोपरि मान रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं है कि वो किसने लिखी है, और आप उसको फाइनल मान बैठते हो। तो इस चीज़ से बचें, टेक्स्ट बुक की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और गाइड कभी भी सही नहीं है। ये जो गूगल गुरु है ये भी सही नहीं है। अपनी विश्लेषणात्मक एनालिसिस करने की जो पावर है उसको इतना विकसित करें कि आपको पता चले कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। वो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ के ही समझ में आती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमेशा विद्वान लोगों के द्वारा लिखी जाती है। उसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। जो हेल्प बुक होती है वो कहीं से भी कुछ भी डाटा उठा के वो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं। उस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा गाइड हेल्प बुक को नकारें अपने जीवन में, क्योंकि हेल्प और जो गाइड होती है वो आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह की बजाय पूर्ण विराम लगा देती है। आप सोचना बंद कर देते हो, प्रश्न पैदा नहीं होते वहाँ से। वहाँ पे आपको भूख प्यास लगती है, आप एकदम गाइड खोलते हैं, आपकी समस्या का समाधान वहीं पे मिल जाता है, और आप उसी को फाइनल मान बैठते हो कि यही अंतिम है। ऐसा नहीं है। फिर है आपका उदाहरण से बात स्पष्ट करें, अपने जीवन में अनुभव से जो आपने सीखा है, जो आपने आस पड़ोस में देखा है, लाइव एग्जाम्पल दीजिए। अगर आप किसी कवि की, मैं हिंदी का टीचर हूँ इसीलिए हिंदी पे ज़्यादा बात करूँगा, अगर किसी कवि का आपको भाषा शैली पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आप भाषा शैली में रस पे बात कर रहे हैं, अगर किसी कविता में आपको कोई श्रृंगार रस मिल रहा है या विभत्स रस मिल रहा है, भयानक रस मिल रहा है, तो आप एग्जाम्पल से बताओ, एक पंक्ति में ही बता दो कि इसमें ये रस है। अगर कहीं पे भाषा की बात आ रही है, आप लिख रहे हैं कि इनकी भाषा ब्रज भाषा रही है सूरदास की, तो आप ब्रज भाषा का एग्जाम्पल दो, कोई भी उनकी एक पंक्ति उठा के बताओ। अवधी भाषा के एग्जाम्पल दो, है ना, तुलसीदास ने तो चलो ब्रज और अवधी दोनों में लिखा है, तो एग्जाम्पल से अपनी बात बताएं, स्पष्ट करें, और एग्जाम्पल को हमेशा जो आप उदाहरण दे रहे हैं उसको अंडरलाइन करें या फिर उसको हाईलाइट करें, है ना, या फिर आप दूसरे स्केच से भी आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें भाई। टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपनी एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ जो है, अपनी जो हैंड वॉच होती है, घड़ी होती है, उसको अपने साथ ले जाएं, और उससे आप समय का ध्यान रखें। पहले घर में ही जब आप ड्राफ्टिंग तैयार करते हो, कच्चा रूप तैयार करते हो, उस समय ध्यान रखें कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे 40 मिनट में लिखना है या 35 मिनट में लिखना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। छोटे क्वेश्चन हैं तो कितने छोटे क्वेश्चन हैं, कितनी देर में ये मुझे लिखने हैं, तो आप घड़ी को सामने रखें। और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें। मैंने बहुत सारे पेपर ऐसे देखे जिसमें बच्चा ऊपर से लिखना शुरू कर देता है। जैसे मान लो समस्याएं पूछी है, ना कोई डायग्राम है, कोई हेडिंग नहीं है, सीधे लिखना शुरू किया। जैसे बचपन में कहानियाँ लिखते थे, प्यासा कौआ, सीधे लिख दी और सीधे ख़त्म। चाहे वो 2 पेज की जा रही है, चाहे 2.5 पेज की जा रही है, चाहे 3 पेज की, चाहे 1 पेज में, कोई पैराग्राफ को कोई भी अनुच्छेद में नहीं बांटा गया, मतलब पैराग्राफ में नहीं उसको डिवाइड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक शीट होती है, आंसर शीट, एक पन्ना होता है, तो उसमें कम से कम 2 पैराग्राफ तो होने चाहिए। अधिक से अधिक 3 भी आप बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आप हेडिंग को कितनी पंक्तियों में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण थी। आपके जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा नज़दीक है बच्चों की, मार्च में अधिकतर बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, कुछ के दिसंबर में भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे अपने जीवन में, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। ये मैंने प्रश्न बनाया है, एक एग्जांपल से बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आप अगर मान लो इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है, ये मान के चले आप, ये 15 अंक के लिए ये अच्छा है, 8-10 अंक के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। देखो किस तरह से भूमिका बांधी है, ये भूमिका है, उसके बाद सीधे साहित्यिक विशेषताओं का क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूमिका में किस तरह से, भूमिका में भी मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया है। आप अंडरलाइन भी कर सकते हो या इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। आप अलग अलग पेन इस्तेमाल करने से टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप सीधे पहले एक ही पेन से लिखें, हाईलाइट उसको कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि पेपर चेक करने वाले इन 5 लाइनों को पढ़ने की बजाय इन 5 शब्दों पर ध्यान दें। उसके बाद विशेषताओं को देखो, मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम भी अलग अलग तरह के होते हैं, आप इस तरह के डायग्राम को भी बना सकते हैं या इस तरह के डायग्राम को बना सकते हैं। आप, मेरी बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब में, तुलसीदास पे है, सूरदास पे है, जायसी पे है, तो मैंने अलग अलग डायग्राम अलग अलग प्रश्नों में बनाए हैं, तो आप भी वहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ऐसे भी डायग्राम बनाया जा सकता है। उसके बाद देखो किस तरह से हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो हेडिंग जब लिखते हुए हैं तो कुछ बच्चे इसको इस तरह से लिखते हैं,
मतलब एक तरह से जो ये क्लाउड शेप दी है मैंने, इस तरह से भी लिखते हैं, या स्केच से लिखते हैं। देखो हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में भी मैंने बताया है कि पूरी जो पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निर्गुण की बात हो रही है, पेपर चेक करने वाला हेडिंग तो पढ़ता ही पढ़ता है, हर पेज में जो भी आपने हेडिंग बनाई होगी उसको पढ़ता है, लेकिन साथ में उसका ध्यान कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। मैं तो रेड पेन से किया है, बट आप ने जब ब्लू या मतलब ब्लू पेन से ही हम पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आप उसके साथ साथ हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्केच से अंडरलाइन कर सकते हैं, ब्लैक स्केच से या ब्लू स्केच से। तो साफ दिख रहा है कि जो निर्गुण होता है वो निराकार होता है, रंग रूप नहीं होता, उस वो कण कण में विद्यमान होता है, और कबीर तो उसी को सर्वशक्तिमान मानते हैं। तो एग्जाम्पल सेट किया है, दशरथ सूती हूँ लोक बखाना, ये एग्जाम्पल है, वो भी दिख रहा है साथ में। जैसे दूसरी हेडिंग भी ऐसे ही है, सदगुरु का महत्व। सदगुरु क्या है, लिखा है महिमा असीम होती है उसकी, विकारों को दूर करता है, परमात्मा से मिलाता है। ये यही चीज़ें तो जो आपकी आंसर शीट को इवेलुएट करता है वो इन्हीं चीज़ों को फोकस करता है। और एग्जाम्पल जो दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु के महत्व पर बात हो रही है, तो वो भी एकदम से अट्रैक्ट कर रहा है टीचर्स को, पेपर चेक करने वाले को। देखो नेक्स्ट, पीछे आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे क्लाउड शेप थी हेडिंग की, और यहाँ आप ध्यान देंगे यहाँ सिंपल अंडरलाइन किया गया चीज़ों को, और यहाँ पे भी एग्जांपल सेट किया गया है। जो हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है उस वो वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मैंने उसको हल किया है। यहाँ देखिए पहले हमने क्लाउडी शेप में लिया था, यहाँ पे सिंपल अंडरलाइन किया था, यहाँ पे ऐसे किया। आप ऐसा ना करें। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन में 8 हेडिंग है तो सबको क्लाउडी शेप में दो, या सबको अंडरलाइन ही करो, या सबको आप राउंड सर्कल में ही बताने की कोशिश करें। ये मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि इस तरह से भी आप स्टार्टिंग में डायग्राम बना सकते हो, राउंड सर्कल वाला, अंडरलाइन वाला, क्लाउडी शेप वाला। जो ऐसे आपने डायग्राम बनाया होगा उसी तरह से आप अपनी हेडिंग को भी आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर कुछ बच्चे इस तरह से भी करते हैं, देखो ये भी अच्छा लगता है, जो सेंटर में लिखते हैं और ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, सुंदर लगता है। ये इस चीज़ को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, और पेपर को और ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया जा सकता है। यहाँ पे भाषा शैली की बात हो रही है और साथ में कंक्लूज़न लिखा गया है। एक चीज़ आप ध्यान देने वाली है, तो चलो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारे पास जस्टिफाई की ऑप्शन होती है। जो अंत में जो हमारे शब्द दिख रहे हैं आपको, जैसे भाषा शैली का अंतिम शब्द जो पहली पंक्ति का है, नहीं, उसके नीचे बहीं, फिर पंजाबी, जा, दिखाई, सभी, ये देखो कैसे सीक्वेंस में एक सुंदर, मतलब अच्छे लग रहे हैं। इसको हम जस्टिफाई कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। यहाँ एक ऑप्शन होती है, सेलेक्ट कर लिया, जस्टिफाई पे क्लिक कर लिया, तो ये सीधा हमारे पास जस्टिफाई में आ जाता है। एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है, अगर आप दोनों तरफ 1-1 इंच पे, जो मैंने शुरू में ही बात कही थी कि अगर आप 1-1 इंच पे लाइन ड्रॉ करते हो पेंसिल से, फुटा तो होना ही चाहिए स्केल आपके पास एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप दोनों तरफ अगर खींचेंगे तो आपका ज़रूर हाथ पेन वहीं तक जाएगा। और पेपर की शीट जो है देखने में बड़ी शानदार लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। देखा होगा आपने, देखो पैराग्राफ में बांटी है, इसको ही मान के चलो कि एक शीट है आपकी, 2 पैराग्राफ में बंटी है, अच्छी 2 हेडिंग एक्सप्लेन की गई है, ये भी 2। तो इस तरह से पेपर को डेकोरेट करना सीखें। यही कहूँगा कि अनुशासित रहिए, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि ये जो समय है, दौर है, ये स्मार्ट वर्क का है। इसमें आप पूरी क्लास में क्या, पूरे हिमाचल की बात करूँ मैं, अगर इग्नो में आप बैठते हैं तो पूरे ऑल इंडिया में भी, अब 40 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, इंडिया से बाहर भी बात करें, तो वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पेपर रहता है और सेम बच्चे उसको सॉल्व करते हैं, फिर भी सेम मार्क्स नहीं आते। यही कारण है ड्राफ्टिंग का अच्छा ना होना। इसलिए ड्राफ्टिंग पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बजाय हार्ड वर्क करने की। कुछ बच्चे आपने सुना होगा, कुछ कहते हैं कि हम तो एग्ज़ाम टाइम पढ़ते हैं, थोड़े से समय पढ़ते हैं और अच्छे अंक लेके पास हो जाते हैं। कुछ बेचारे पूरी साल भर, वर्ष भर लगे रहते हैं मेहनत करने और फिर भी 60% पे आ जाते हैं। कुछ साल भर घूमते फिरते रहते हैं, मौज मस्ती ऐश करते रहते हैं, और बाद में मार्क्स देखे 90+। तो वो वही है, ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा पेपर नहीं पढ़ा जाता है। वो हमें पता है किस तरह की आपकी वीआईपी घुसियाँ रहती हैं उसमें, इतना समय एक इवैल्यूएटर के पास भी नहीं रहता कि वो आपकी घुसियाँ पढ़े। तो इसलिए आप ध्यान दें कि आपने क्या पढ़ाना है या क्या पढ़वाना है इवैल्यूएटर को, जो आपका पेपर चेक कर रहा है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक लेंगे। कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। थैंक यू सो मच।